कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 21 डिस्कस करते हैं। मेरे नोट्स की कॉपी मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन है। 11th क्लास और 12th क्लास के नोट्स दोनों की कॉपीज़ गिवन है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और सेशन ड्यूरिंग सेशन आप इसका प्रिंट आउट लेकर के बैठें। पेज नंबर 21 में कोलिजन के बारे में डिस्कशन है और ये पेज नंबर 20 में स्टार्ट हो गया था। तो कैलकुलेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटीज और इन इलास्टिक कोलिजन, ये थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर लिया था, तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटीज इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन हमें स्टडी करना है और इसमें क्या हम स्टडी करने जा रहे हैं, इसमें फाइनल वेलोसिटीज की कैलकुलेशन करनी है। फाइनल वेलोसिटीज, तो फाइनल वेलोसिटीज से क्या मतलब है, दो ऑब्जेक्ट आपस में स्ट्राइक करते हैं तो कुछ इनिशियल उनकी वेलोसिटीज हैं। u1 वेलोसिटी, दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके मासिस माने, सबसे पहले उनकी वेलोसिटीज मान लें। तो मासिस मान लीजिए दोनों ऑब्जेक्ट्स के m1 और m2 हैं और m1 मास वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को u1 मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी को, और m2 मास के ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को u2 मान लिया। अब इनमें कोलिजन होता है, तो कोलिजन के बाद में इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं। तो चेंज होकर के u1 जो वेलोसिटी थी पहले वाले मास की वो v1 बन जाती है और दूसरे मास की वेलोसिटी u2 से चेंज होकर के v2 बन जाती है। तो आवर ऑब्जेक्टिव, आवर टास्क इज टू कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ दीज v1 एंड v2। हम ये जो फाइनल वेलोसिटीज है ना v1 v2, यही हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो v1 v2, दिस इज आवर टास्क। तो एक डायग्राम एक देखें जरा, डायग्राम पेज नंबर 20 पे गिवन है। तो इसमें बिफोर कोलिजन की एक सिचुएशन बनाई हुई है, फिर ड्यूरिंग कोलिजन की एक सिचुएशन बनाई हुई है, फिर आफ्टर कोलिजन की एक सिचुएशन बनाई हुई है। बिफोर कोलिजन आप देखें, पार्टिकल A जिसका मास m1 है वो u1 वेलोसिटी से राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है। पार्टिकल B जिसका मास m2 है वो u2 वेलोसिटी से राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है। और ये u1 वेलोसिटी u2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होगी तो वो आगे जाने वाली u2 वेलोसिटी के साथ जाने वाले पार्टिकल को स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगा। तो u1 इज ऑब्वियसली हियर ग्रेटर देन u2 फॉर सक्सेसफुल कोलिजन। कोलिजन होना है तो ये u1 को ज़्यादा होना ही है। फिर ये u1 वेलोसिटी के साथ में जाकर के उसने हिट कर दिया और ड्यूरिंग कोलिजन दोनों का स्ट्राइकिंग दिखा रखा है। उसके बाद में आफ्टर कोलिजन में ए पार्टिकल की वेलोसिटी u1 से चेंज होकर के v1 हो जाती है, इन द सेम डायरेक्शन, इट रिमेन्स इन द सेम डायरेक्शन। और b पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होकर के v2 हो जाती है, रिमेन्स इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन ये दोनों वेलोसिटीज v1 और v2 बन गई हैं। तो हमारा टास्क इसमें ये v1 और v2 ये दोनों वेलोसिटीज को फाइंड आउट करना ही है। तो अब इसमें दो रूल फॉलो होते हैं, एक तो मोमेंटम कंजर्व्ड का, यानी मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी का, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इलास्टिक केस में तो दोनों के दोनों ही रूल एप्लीकेबल होते हैं। इन इलास्टिक के केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है हालांकि, लेकिन इलास्टिक कोलिजन के केस में दोनों ही कंजर्व रहती हैं। तो एक इक्वेशन तो बना लेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से और दूसरी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। तो देखिए पहली एक्सप्रेशन मैंने अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम लिखी है, तो यानी कि मोमेंटम कंजर्व रहना है। तो मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब हो गया इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करें, फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करें, दोनों कंजर्व रहेंगे, दोनों इक्वेट कर दें, दोनों इक्वल रहेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम पहले दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का u1 वेलोसिटी, एक की u2 वेलोसिटी, तो इनके अलग अलग मोमेंटम कैलकुलेट कर लिए। तो एक का हो गया m1 u1, दूसरे का हो गया m2 u2। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2। और इनके फिर बाद के मोमेंटा कैलकुलेट कर लें, तो इसका पहले पार्टिकल का हो गया m1 v1, दूसरे का हो गया m2 v2। तो बाद का टोटल मोमेंटम कितना हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। अभी दोनों मोमेंटम बराबर होने चाहिए, तो इक्वेशन बन गई m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम क्या कह रही है कि पहले इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी, बाद से मतलब कोलिजन से बाद की काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों आपस में बराबर रहती हैं।
तो कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लें, पहले पार्टिकल की कैलकुलेट कर लें, दूसरे पार्टिकल की कैलकुलेट कर लें, दोनों का समेशन कर लें। तो 1/2m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2m2u2 स्क्वायर, और कोलिजन से बाद की काइनेटिक एनर्जीज 1/2m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2m2v2 स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर लग रहे। तो इक्वेशन नंबर 2 आपको मिल गई, 1/2m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2m2u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2m2v2 स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेना है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेना है। सोल्व करके आपको v1 और v2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन v1 v2 की वैल्यूज फाइंड आउट करने से पहले एक और भी ज़्यादा यूजफुल एक रिलेशन मिल रहा है, उस यूजफुल रिलेशन को एक बार स्टडी करते हैं। और ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बड़ा यूजफुल रिजल्ट है। हालांकि ये v1 v2 कैलकुलेट करने के प्रोसीजर में ही आपको मिला है, इसके बिना v1 v2 की वैल्यूज कैलकुलेट नहीं हो सकती थी। लेकिन v1 v2 की वेलोसिटीज जितना इंपॉर्टेंट है अपने आप में, उतना ही इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट भी है। और देखिए एक्सप्रेशन नंबर 3 मैंने इसको लिख रखा है, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 3, इसी को मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो इसको ऐसे तो याद रखना बहुत मुश्किल है, ये समझ में आ जाए अगर इसका मीनिंग क्या है तो ये याद भी रह जाएगा। तो ये समझ लेते हैं कि ये u1 माइनस u2 क्या है और v2 माइनस v1 क्या है। u1 minus u2 is relative velocity of approach and v2 minus v1 is relative velocity of separation। u1 minus u2 दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस है, तो ये u1 वेलोसिटी ज़्यादा थी, u2 की वेलोसिटी u2 कम थी, तभी तो वो स्ट्राइक कर पाया। तो u1 में से अगर u2 आप माइनस करोगे तो इनके पास पास आने की, यानी कि इनके आपस में अप्रोच करने की रिलेटिव वेलोसिटी है। u1 माइनस u2 इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ देयर अप्रोच। और इसी तरीके से v2 माइनस v1 कैलकुलेट करें तो v2 माइनस v1, अच्छा v2 ज़्यादा है v1 कम है, तो अब ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, तो ये इनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। तो सेपरेशन की वेलोसिटी को, रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए, v2 माइनस v1, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों आपस में बराबर होती हैं, यही एक्सप्रेशन नंबर 3 कह रहा है। अब इससे v1 और v2 की वैल्यूज फाइंड आउट करने में कोई परेशानी नहीं है। आप क्या करोगे, इक्वेशन 3 से v2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख लो तो आपको v1 फाइंड आउट हो जाएगा, और इक्वेशन 3 से v1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख लो तो आपको v2 फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन नंबर 4, 5 ये दोनों आपको मिल जाते हैं v1 v2 के एक्सप्रेशन। इनको याद कैसे रखा जाए उसको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। तो एक देखिए एक्सप्रेशन देख लीजिए पहले, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। एक्सप्रेशन नंबर 4 है ये। अब इसमें आप देखें राइट हैंड साइड में दोनों ही टर्म्स में दो टर्म्स हैं, एक u1 की टर्म है और एक u2 की टर्म है। इन दोनों ही टर्म्स में डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 आ रहा है। तो इस m1 प्लस m2 को तो उठा करके आप लेफ्ट हैंड साइड में रख लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के लेफ्ट हैंड साइड में v1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, तो m1 प्लस m2 इंटू v1 इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में जो टर्म बनी है वो है m1 माइनस m2 इंटू u1 और दूसरी एक u2, यानी दो टर्म है। अब एक u1 की टर्म होती है और एक u2 की टर्म होती है। और ये इसी तरह का ही रिजल्ट आपको एक्सप्रेशन 5 में भी मिलेगा। 5 को मैंने 4 ही लिख दिया गलती से। तो एक्सप्रेशन 5 में v2 के लिए एक्सप्रेशन है वो v2 के एक्सप्रेशन में भी दो ही टर्म आ रही है RHS में, u1 और u2 दो टर्म है। दोनों के बस दोनों एक्सप्रेशंस में, एक्सप्रेशन 4 में 5 में इनके कोफिशिएंट चेंज होते हैं, इनके दोनों के बस कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं। तो पहले केस में देखो आप, v1 के केस में u1 का कोफिशिएंट है m1 माइनस m2 और u2 का कोफिशिएंट है m2 प्लस m2। u2 के कोफिशिएंट में केवल m2 आया है, m2 प्लस m2, m1 आया ही नहीं उसमें, m2 प्लस m2 यानी 2m2 है, उसको इंटेंशनली m2 प्लस m2 लिख रखा है। और इसी तरीके से एक्सप्रेशन नंबर 5 में जो v2 का एक्सप्रेशन उसमें देखें, उसमें u1 का कोफिशिएंट m1 प्लस m1 है, इसमें m2 आया ही नहीं, इसमें केवल m1 आया और प्लस आया है दोनों, यानी 2m1 ही है बेसिकली, तो उसको m1 प्लस m1 लिखा है। और u2 का कोफिशिएंट है m2 माइनस m1। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। v1 की वैल्यू कैलकुलेट करें या v2 की कैलकुलेट करें, दोनों में u1 और u2 का समेशन ही है। v1 की कैलकुलेशन में u2 का वेटेज ज़्यादा है और v2 की कैलकुलेशन में
V2 की कैलकुलेशन में U1 का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटीज इन परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन के केस में फाइनल वेलोसिटीज कैलकुलेट करना है। तो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है ये समझ लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, एक तो ये बात समझनी पड़ेगी आपको कि भाई ये इट इज़ नॉट एनी इन इलास्टिक कोलिजन, इट इज़ परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। दो तरीके के कोलिजन मैंने बताए थे, 3 तरीके के होने चाहिए बेसिकली। वो 3 तरीके के कैसे होने चाहिए भाई, एक तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो गया, एक परफेक्ट इन इलास्टिक हो गया, और ऐसा भी तो हो सकता है कि ना तो परफेक्ट इलास्टिक की हो और ना परफेक्ट इन इलास्टिक की हो, तो वो तीसरी टाइप की कैटेगरी हो गई। तो वो तीसरा ऐसा है कि जो ना परफेक्ट इलास्टिक की कैटेगरी में भी फिट नहीं बैठ रहा, परफेक्ट इन इलास्टिक की कैटेगरी में भी फिट नहीं बैठ रहा। अब उसको चाहे इलास्टिक कह दो चाहे इन इलास्टिक कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो परफेक्ट तो ना इलास्टिक ही है ना परफेक्ट इन इलास्टिक, थोड़ा बहुत इलास्टिक भी है थोड़ा बहुत इन इलास्टिक भी है। जो थोड़ा बहुत इलास्टिक है वो थोड़ा बहुत इन इलास्टिक भी तो हो गया। तो यहाँ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो परफेक्ट इन इलास्टिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम, यानी इन इलास्टिक कोलिजन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, परफेक्ट इन इलास्टिक। परफेक्ट इन इलास्टिक में ये कंडीशन रहती है कि जो दो ऑब्जेक्ट आपस में स्ट्राइक करेंगे जिनके बीच में कोलिजन होगा, वो कोलिजन के बाद में दे बिकम वन, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनिशियली जो दो ऑब्जेक्ट्स थे हमारे m1 मास m2 मास के, वो कोलिजन से बाद में एक ही ऑब्जेक्ट बन जाते हैं जिसका मास हो जाता है m1 प्लस m2, और वो एक वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। जब एक ही मास है तो उसकी वेलोसिटी तो एक ही होगी, तो लेट इट्स वेलोसिटी बी v। और इनिशियली m1 और m2 इन मासेस की वेलोसिटी थी u1 और u2। इनिशियल को u1 u से मानते हो, फाइनल को v से मानते हो। तो इनिशियल इनकी वेलोसिटीज u1 और u2 मान ली आपने, और फाइनल उसकी v मान ली। तो अब इसमें मोमेंटम वाला सबसे पहले तो आप ये लगाओगे अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। तो एक ये इसका डायग्राम देख लो, बिफोर कोलिजन m1 पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1 इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी u1। अच्छा, m2 इज नॉट मूविंग विद वेलोसिटी u2, m2 इज एट रेस्ट, और ये m1 वाले पार्टिकल ने आके इसको हिट कर दिया m2 वाले पार्टिकल को, और ये दोनों आफ्टर कोलिजन दोनों स्टिक टुगेदर हो गए, दोनों के दोनों पार्टिकल, और एक नया पार्टिकल बन गया विच मास इज m1 प्लस m2 एंड इट इज नाउ मूविंग विद वेलोसिटी v। तो अब इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम लगाते हैं। तो इनिशियली कोलिजन से पहले का उनका मोमेंटम कैलकुलेट कर लो। तो पहले वाले पार्टिकल का मोमेंटम हो गया m1 u1, दूसरे वाले पार्टिकल का मोमेंटम 0 ही है बिकॉज इट वाज नॉट मूविंग, इट वाज एट रेस्ट। तो इनिशियल मोमेंटम तो हो गया m1 u1, और फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, फाइनल मोमेंटम अब एक ही पार्टिकल है और इसका मास है m1 प्लस m2 और वेलोसिटी v, तो फाइनल मोमेंटम हो गया m1 प्लस m2 इंटू v। तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। यहाँ से आपको v के लिए एक्सप्रेशन इसी से मिल गया आपको, और कोई कुछ भी किसी अदर एक्सप्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको v के लिए एक्सप्रेशन मिल गया, v इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, एक्सप्रेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 गिव्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टिक्ड पार्टिकल्स। तो हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते थे, वो तो हमें दूसरी लाइन में ही मिल गई। तो ये बेसिकली हमारा इसमें बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इसमें हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन के केस में आवर मेजर टास्क इज नॉट टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी भी हालांकि हमने कैलकुलेट की है, बट वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है इनइलास्टिक के केस में। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती तो चेंज आएगा, और चेंज आएगा किस तरह से, बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी कि कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी तो कम ही होगी, हमेशा काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो चेंज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। तो वो कैलकुलेट करने के लिए देखिए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। तो पहले की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली आपने इनिशियली, और फाइनल वाली कैलकुलेट कर ली, इनिशियल में से फाइनल माइनस कर ली। फाइनल में से इनिशियल माइनस नहीं करना, इनिशियल ज़्यादा थी उसके पास काइनेटिक एनर्जी और फाइनल कम थी, तो इनिशियल में से फाइनल माइनस कर लो। तो ये 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस ये 1/2 m1 u1 स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, माइनस 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है।
अब इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेंगे बस। तो इसमें v की वैल्यू आप जो इक्वेशन नंबर 1 में अभी ऊपर रिड्यूस करके आए हो, वो v की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर लो। तो 2-3 लाइन में इसको सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व हो करके आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंज डेल्टा के ई मिल गया 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आवर वन मेजर टास्क वॉज टू कैलकुलेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और एक चीज़ और इसमें कैलकुलेट करेंगे, रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। तो रेशो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, के ई फाइनल अपॉन के ई इनिशियल इज इक्वल टू, तो के ई फाइनल की वैल्यू रख दी हमने न्यूमरेटर में 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में के ई फाइनल की इनिशियल की वैल्यू रख दी 1/2 m1 u1 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो इसमें हमने 2-3 चीज़ें कैलकुलेट की हैं इन इलास्टिक कोलिजन में। एक तो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली थी v की वैल्यू, उसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया, और उसके बाद में रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज कैलकुलेट किया। दैट्स ऑल। अब इसमें एक चीज़ और डिफाइन कर रखी है मैंने, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये डेफिनेशन ध्यान रख लेंगे आप। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन अपॉन अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मैंने आपको बताया था ऊपर कि उनकी वेलोसिटीज़ जो बाद में वेलोसिटीज़ हो जाती हैं उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्टेन करना था, यानी दोनों का डिफरेंस लेना था। v2 माइनस v1 किया था, और इसी तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में u1 माइनस u2 किया था। तो इसको e से डिनोट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और ये इसका ये भी ध्यान में रखेंगे कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए e इक्वल टू 1 होता है। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए e इक्वल टू 1 होता है। ये तो आप ऊपर देख के भी आए थे, आपने u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 कैलकुलेट किया था। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये तो तभी इसका मतलब यही तो हो गया e इक्वल टू 1 है। भाई e कैसे डिफाइन कर रहे हो आप? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये दोनों अगर बराबर हैं तो e की वैल्यू आपको 1 मिल गई। तो परफेक्ट कोलिजन के लिए तो e की वैल्यू 1 होती है, और परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन के लिए e की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि वहाँ पे सेपरेशन होता ही नहीं है। सेपरेशन की वैल्यू, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू 0 हो गई। तो जब सेपरेशन नहीं हो रहा उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो इस एक्सप्रेशन में रखोगे तो e की वैल्यू 0 मिल जाएगी। और बाकी के लिए जो इनइलास्टिक कोलिजन है या इलास्टिक है, कहने का मतलब ना तो परफेक्ट इलास्टिक है ना परफेक्ट इनइलास्टिक है, उनके लिए 0 और 1 के बीच में होती है। तो इट रिमेन्स बिटवीन 0 एंड 1। एक और टाइप का कोलिजन भी होता है सुपर इलास्टिक कोलिजन। सुपर इलास्टिक कोलिजन के लिए e की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। तो पेज नंबर 21 में इतना ही रखेंगे, इतना ही है। बाकी पेज नंबर 22 के साथ फिर कंटिन्यू करेंगे।